नाउ फोकस। सो साइज हम लोग कर रहे थे एंड एक क्वेश्चन बता दिया था आपको, दैट इज द साइज ऑफ कटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, द साइज ऑफ अनाइन इज ऑलवेज बिगर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। अनाइन का साइज उससे बड़ा होता है पेरेंट एटम से, क्यों? लेट्स सी। तो क्वेश्चन है आपका, द साइज ऑफ अनाइन इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। उसके पेरेंट एटम से उसका साइज बड़ा होता है, क्यों होता है? लेट्स सी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे Cl है, ठीक है? तो Cl का पेरेंट एटम कौन होगा? इसका अनाइन बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो Cl नेगेटिव बन गया बेटा। तो ये इसका पेरेंट एटम हो गया, ये अनाइन है, अनाइन आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो अब हम बोलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 287। इसकी क्या होगी? 288। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17। क्या कर रहे हो? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 17। इसकी अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, 9th क्लास वापस पढ़ो। एंड इलेक्ट्रॉन 18। इसका मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, कोई पर्टिकुलर साइज होगा। 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अंदर 17 हैं और बाहर की तरफ 18 हैं। कौन किसको खींच लेगा भैया? 18 वाला खींच लेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। समझ में आया भैया? इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया एक पर्टिकुलर शेल के अंदर तो रिपल्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया तो फिर अल्टीमेटली साइज थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, ना कि श्रिंक होगा। कहानी क्लियर हुई? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकालने आने चाहिए तभी जाके काम होगा। तो इसमें लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे दैट इज अनाइंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है, ठीक है? सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। वे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया जब अनाइन बनाएंगे। बात तब अनाइन की हो रही है ना? तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। भाई न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हुआ, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो साइज क्या होगा? बढ़ गया। रीजन लिखना हो तो व्हाट इज द रीजन? दैट इज साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल and inversely proportional to effective nuclear charge. This was the reason. Clear? Note down fast. Now see, isoelectronic species की बात करें तो species that have same नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। तो बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके पास आ गया सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और नियॉन, ठीक है? इन सब में क्या रिलेशन है आपस में? व्हाट इज द रिलेशन अमंग देम? बताएं जरा हम लोग। तो चलो एक बार क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन निकाल के देखते हैं बेटा। लेट्स सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। इसके पास प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अभी भी डाउट है क्या तुम्हें निकालने में? तो क्यों गलत बता रहे हो फिर? हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजेस होते हैं, प्रोटॉन में कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन प्लस चार्ज करो, किसके लिए? फॉर अनाइन के लिए, अगर अनाइन है तो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन माइनस चार्ज करो, किसके लिए? कटाइन के लिए। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो प्रोटॉन के बराबर होगा, किसके लिए? अंदर न्यूट्रल एटम के अंदर। बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। कहाँ दिक्कत आ गई? डफर जैसे बैठे हो तुम लोग। नाउ एनीवेज, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अंदर 10 है, बाहर की तरफ 11 है। अंदर 10 है, सॉरी उल्टा कर, अंदर 11 है, बाहर की तरफ 10 है। बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर यहाँ पे कितने हैं? 12, बाहर की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन है। अंदर कितने हैं? 30, बाहर की तरफ। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 13 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 10 को 12 खींच रहे हैं और 10 को 11 खींच रहे हैं। किसका साइज बड़ा होगा? किसका साइज बड़ा होगा? जहां प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज छोटा हो गया, सीधी सी कहानी। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं, ये सब एक, पहले तो ये सब आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज ऑल आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ में आई पहली चीज। सेकेंड थिंग, हम यहां से यहां जा रहे हैं तो दिख रहा है हमें कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो अगर इसको अरेंज करना है साइज के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज की अगर बात करें अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में लगता है ऐसा है कि इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं। लगता है ऐसा है कि सबका साइज बराबर है और यही करके आते हो, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर अलग अलग है सब में। प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है। देखो बेटा, इसके कॉन्फिगरेशन निकालने की कोशिश करो। आप बोलोगे ये है 2 और 8, इसकी निकालोगे 2 और 8, यही होगा ना? किसका साइज बड़ा? देखने पे लगता है सेम है, बट है नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो अंदर हैं, जो खींचने वाले हैं बाहर की इलेक्ट्रॉन्स को, उनमें वेरिएशन आ रहा है। इसके अंदर है, अंदर कितने? 11, और इसके अंदर कितने? तो ज़्यादा स्ट्रांगली कौन खींचेगा? 12 वाला ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, तो साइज ये ना हो कि थोड़ा सा अंदर खिसक जाएगा। 13 वाला और ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। सीधा सा कंसेप्ट। तो अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर मैं इनका ऑर्डर दूं, सबसे छोटा साइज किसका होगा? 13 का, मतलब Al3 पॉजिटिव का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, और फिर नियॉन, क्योंकि नियॉन में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे कि F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव और नियॉन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे निकालते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर 10 है। लेट्स सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, प्रोटॉन कितने इसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इस बार क्या देख रहे हो आप? इस बार देख रहे हो कि प्रोटॉन का नंबर कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है। प्रोटॉन का नंबर कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है। खींचने वाले कम होते जा रहे हैं, खींचने वाले कम होते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है तो रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो साइज बड़ा हो गया। समझ में आया? इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग? क्या रीजन था? इस केस में बोलेंगे कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया। इस केस में क्या बोलेंगे? प्रोटॉन के नंबर कम होने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो फोर्स अट्रैक्शन कम गया। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हुआ तो फोर्स अट्रैक्शन भी कम हुआ। फोर्स अट्रैक्शन कम हुआ तो रिपल्शन फैक्टर ज़्यादा बढ़ गया, और रिपल्शन बढ़ गया तो साइज बढ़ गया। कहानी क्लियर हुई? तो इनमें बताओ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज सबसे ज़्यादा बताओ किसका होगा सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो नियॉन होगा, क्योंकि नियॉन न्यूट्रल पे है। यहाँ तो जितना प्रोटॉन कम होता जाए उतना साइज बढ़ रहा है, वो तो बराबर है। तो सबसे पहले नियॉन आ गया, उसके बाद फ्लोरीन,
F नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद N3 नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को अरेंज करूं तो ऑर्डर ये बन गया मेरा, Al3 पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज, Mg2 पॉजिटिव का, फिर Na पॉजिटिव का, फिर नियॉन आ गया, फिर F नेगेटिव आ गया, फिर O2 नेगेटिव आ गया, फिर N3 नेगेटिव आ गया, एंड सो ऑन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक चीज़ समझ लो यहाँ से, कटाइन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, अनाइन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ रहा है। इन तीनों केसेस में न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था, इन तीनों केसेस में न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया था। रीजन समझा सकते हो ना, समझा सकते हो ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का, और ऐसे यहाँ पे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डू इट नाउ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो जाता है। मेटल्स जो होते हैं जनरली दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करें। जितनी आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी कहलाती है मेटेलिक नेचर। सो व्हाट इज मेटेलिक नेचर? द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन easily is called as metallic nature. The tendency of a metal to lose electron, पूरा लिख सकते हैं, the tendency of a metal, चलो पूरा लिखें स्टेटमेंट, tendency of metal to lose electron easily is called as metallic nature. समझ में आ गई बात? अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, जैसे ये 3 शेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मैं नाम दे देता हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन ए है, बी है, सी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा? क्यों? तो बाहर होने से क्या हो गया? एग्जैक्टली जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा। तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही कम उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उतना ही आसानी से बाहर निकाला जाएगा। कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो साइज हम पढ़ चुके हैं, सारा रिलेशन घुमा दो साइज के आसपास। तो सीधा सा बोलेंगे कि मेटालिक नेचर जो होता है, मेटालिक नेचर, या इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और साइज के क्या क्या फैक्टर थे? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इस तरह से लिख रहा हूँ, ये इसका रीज़न हो गया जी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब वेरिएशन देखते हैं ग्रुप्स में, वेरिएशन इन ग्रुप्स। अगर ग्रुप्स की बात करें तो किसका साइज बड़ा होगा? जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करता हूँ, ली ना के रब से फरियाद। भैया फरियाद को तो हटा दो, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा। मतलब सबसे अच्छा मेटालिक कौन हुआ फिर? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा मेटल कौन मिला? सीजियम। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज सीजियम। फ्रॉन्शियम होना चाहिए था, रेडियो एक्टिव है, इस वजह से काउंटेबल नहीं होता। तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या मोस्ट मेटेलिक मेटल, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा बात। समझ में आ गया? इसीलिए सीजियम को यूज किया जाता है इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। सोलर कुकर, सोलर प्लांट्स में सीजियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना, और इलेक्ट्रॉन वो आसानी से बाहर निकालेगा जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो। बात समझ में आ गया? तो बिगेस्ट साइज सीजियम का है, जिसका बिगेस्ट साइज है इसका मतलब उसका क्या होगा? मेटालिक नेचर भी अच्छा होगा। तो लिखेंगे कैसे बेटा, समझो। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यही होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
डिक्रीज हुआ, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके, न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो फिर मेटेलिक नेचर भी बढ़ जाएगा। क्लियर, नोट डाउन। अब आते हैं लेफ्ट टू राइट, अमंग द पीरियड्स क्या होगा, तब करूं, गो फास्ट। नाउ सी वेरिएशन इन पीरियड्स। पीरियड्स की अगर बात करें तो पीरियड्स में हम लोग कहां से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, लाइक ग्रुप थर्ड ले लेते हैं, पीरियड थर्ड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बेटा आप साफ देख सकते हो, इधर वाले मेटल हैं, इधर वाले सारे के सारे नॉन मेटल हैं। सिलिकॉन इज मेटलॉइड, ये तो मेटलॉइड होता है, बिन सीता जी याद है ना, मेटलॉइड है, और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स हैं, और ये वाले मेटल्स हैं। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त मेटेलिक नेचर कम हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है जी। बात समझ में आई? एक सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, दिमाग में रखो, ये प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना वीक ये बॉन्ड होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकेगा। कहानी इसी के आसपास है, समझ में आई बात? तो लेट्स सी कौन होगा, देखें जरा। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, अगर पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, चाहे कोई भी पीरियड में जाओ शेल्स का नंबर सेम रहेगा जी, पीरियड्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ गया, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज, और अगर साइज डिक्रीज होगा तो मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। रीजन के नाम पे ये टगा देना वापस, ये रीजन है इसका, क्लियर, देख लो। तो इसका मतलब मोस्ट मेटेलिक कौन हुआ, सीजियम। लीस्ट मेटेलिक कौन हुआ, हीलियम। इट्स नोबल गैस। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, भाई ऐसे जा रहे हैं तो कम हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं तो कम हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, समझ गए? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा होगा इधर वाले का और सबसे कम होगा इधर वाले का, जो ऊपर होगा, है ना? तो ऊपर कौन है? हीलियम है जी। समझ में आ गया आइडिया? नोट डाउन फास्ट। देखिए बेटा, नॉन मेटेलिक नेचर और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। नॉन मेटेलिक का मतलब होता है दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ नॉन मेटल, टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सके, उसे बोलते हैं नॉन मेटेलिक नेचर। ठीक है, एक बात याद रखो बेटा,
अगर इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसको खींचने का काम सिर्फ प्रोटॉन करता है। जिसका प्रोटॉन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर की तरफ पुल्ड होंगे, खींचे जाएंगे। बात समझ में आ गई? सो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं नॉन मेटालिक नेचर। अब चलो वेरिएशन देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। सो पहले बात करते हैं वेरिएशन इन ग्रुप्स में। वेरिएशन इन ग्रुप्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम काउंटेबल नहीं होगा, रेडियो एक्टिव है जी। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या होता है, लेट्स सी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। ये सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। अब ये तो समझ में आता नहीं कि नंबर ऑफ शेल्स क्यों बढ़ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, पोटेशियम तक के लिख के देख लो। इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, एंड सो ऑन, बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि हमेशा उल्टा रिलेशन होता है जी। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इफेक्टिव, ये नॉन मेटालिक नेचर तो एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा? नॉन मेटालिक नेचर कम हो गया। रीजन लिखना हो तो बेटा ये लिख सकते हो आप कि नॉन मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, directly proportional to nuclear charge, inversely proportional to number of shell। लिख सकते हो भैया? सेम वही कहानी, साइज का उल्टा हो गया तो साइज का उल्टा हो गया तो साइज के फैक्टर भी उल्टे हो गए। आ गया समझ में? अब लिखिए वेरिएशन इन पीरियड्स। पीरियड्स में देखिए जरा किस तरह से बिहेव करता है। वेरिएशन इन पीरियड्स, रब कर दो इसको। नाउ सी, पीरियड्स में एग्जांपल लेते हैं। चलो इस बार सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं। सेकंड पीरियड में मतलब लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को छोड़ो, नोबल गैस है वो। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है। अगर मैं इसमें बात करूं तो बेटा लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं। बोरॉन नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड है। अच्छा, मेटलॉइड का दूसरा नाम? वेरी गुड, सेमी मेटल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है, इसको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। और आगे के सारे नॉन मेटल है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन मेटल से बढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे बेटा? डिक्रीज होंगे। लेट्स सी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसकी 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। कितने शेल्स हैं सबके पास? कम कहाँ हो रहे हैं? सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। ये मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अमंग द पीरियड व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? क्या कॉमन रहता है? शेल्स के नंबर कॉमन रहते हैं। टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या कॉमन रहता है?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन रहता है, वैलेंसी कॉमन रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमन रहती हैं। याद रखो बेटा ये सारी बात यही पूछी जाती है। देन नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते वक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, और अगर नंबर प्रोटॉन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और अगर साइज घटेगा तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या होगा, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज के इन्वर्सली है। और रीजन फिर से ये लिख दो, समझ में आया, नोट डाउन। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, तो समझ में आ गया बेटा। रिएक्टिविटी मतलब हम कभी भी डायरेक्टली नहीं बताएंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को हमेशा बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल। कोई भी स्पीसीज अगर रिएक्शन कर रही है या इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रही है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव है। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, वो कुछ नहीं करती किसी काम के लिए, चुपचाप बैठी रहती है, रिएक्शन में नो पार्टिसिपेशन। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं मेटल पे बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल पे बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी की बात होगी। तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल की रिएक्टिविटी ये होगी कि जिसका मेटेलिक नेचर ज़्यादा अच्छा वो ज़्यादा अच्छा मेटेलिक हो गया, वो मेटल की रिएक्टिविटी अच्छी होगी। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर, उसी तरह से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर। तो पीछे से कनेक्ट कर दो उसको, क्लियर हुआ। सो वेरिएशन इन ग्रुप देखें बेटा, वेरिएशन इन ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें हम लोग, अगर ग्रुप की बात करें तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं कि कौन से ग्रुप में बात हो रही है, इस आधार पर डिसाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूंगा और ग्रुप 15 की बात करूंगा, चलो चेक करते हैं मेटेलिक नेचर मतलब इसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में कौन आ जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। फ्रॉन्शियम काउंटेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, ये बात याद रखना। सारे के सारे क्या हैं बेटा, मेटल्स हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी बतानी पड़ेगी हमें मेटेलिक रिएक्टिविटी के आधार पर, क्योंकि सब मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटेलिक रिएक्टिविटी अगर हमें बात करनी है तो हम कैसे बोलें बेटा, मेटेलिक रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर। और मेटेलिक नेचर किस पे डिपेंड करता है बेटा, साइज पर। और साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल पर, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ये हो गया मेटेलिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर, समझ में आ गया। अब ज्वाइन करते हैं इसको, ऊपर से नीचे आते हैं अमंग ग्रुप फर्स्ट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में आ रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज में शॉर्ट में लिख रहा हूं घटेगा, साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मैं सीधा कह देता हूं, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। वहां ये नहीं बताएंगे कि मेटेलिक रिएक्टिविटी बतानी है कि नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी बतानी है, वहां ये आपको चेक करना पड़ेगा भैया, वहां पे ये बात चेक करनी पड़ेगी कि मेटेलिक था, मेटल था कि नॉन मेटल था, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट देख लो बेटा, वेरिएशन इन पीरियड्स में देखते हैं। रीजन ये रहा आपका सामने, दिस इज द रीजन, ठीक है। वेरिएशन इन पीरियड, अगर पीरियड्स में बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पीरियड सेकेंड ही लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये दोनों क्या हैं, मेटल। ये क्या है, मेटलॉइड। और ये क्या है,
नॉन मेटल है। तो यहां पर तो मिक्स इफेक्ट हुआ ना। मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटेलिक नेचर कम हुआ, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम हुई, मतलब रिएक्टिविटी पहले कम हुई। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नीचे बढ़ा, नॉन मेटल की टेंडेंसी बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक नीचे बढ़ा, इसका मतलब फिर से रिएक्टिविटी बढ़ी। तो हम कैसे बोलेंगे? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अमंग द पीरियड्स रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, व्हाई? ये आता है। तो पहले तो ट्रेंड लिख लेते, क्या है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट reactivity first decreases and then increases। अब इसी को क्वेश्चन बना लो वाई। क्यों बेटा? बड़े ध्यान से देखोगे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। इस तरह से है बेटा, ठीक है, ऊपर लिखा है। जब मैं इनकी बात करूंगा तो ये मेटल है, तो मेटल्स पे बात होगी मेटेलिक रिएक्टिविटी की। किसकी बात होगी? मेटेलिक रिएक्टिविटी की। और आगे वाली नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पे बात होगी नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी की। नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी की है, तो रिएक्टिविटी इजी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक रिएक्टिविटी क्या होती है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेटेलिक रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है। आगे जाते हैं जी, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी, नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। वहाँ ये थोड़ी मतलब है कि हमसे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, वहाँ तो बोलेंगे लेफ्ट टू राइट का क्या ऑर्डर है। तो लेफ्ट टू राइट में मेटल भी आ रहे हैं, नॉन मेटल भी आ रहे हैं, मेटलॉइड भी आ रहे हैं। तो पहले रिएक्टिविटी घटी क्योंकि मेटेलिक रिएक्टिविटी घटी, फिर रिएक्टिविटी बढ़ी क्योंकि नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ी। कहानी क्लियर हुई? ठीक है। तो इसी तरह से एक और ऑर्डर बना सकते हैं हम लोग। नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी के लिए एक रीजन लिख सकते हैं कि नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर, और नॉन मेटेलिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब साइज के फैक्टर आगे आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है जी। तो बेटा अगर रीजन देना तो मैं कैसे दूंगा? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो आप इस स्टेटमेंट में लिख लेना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हुए, एंड देन बाद में क्या हुआ? कौन? नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी, नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो पहले तो बात करेंगे कम इसलिए हुई क्योंकि पहले शुरुआत में मेटल्स थे, उनकी रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम होती है। बाद में क्यों बढ़ी? क्योंकि बाद में नॉन मेटल्स थे, तो मुझे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पे बात करनी पड़ेगी। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है जी। आ गया समझ में? नोट डाउन दिस।